हम लोग बात कर रहे थे समन ट्रायल पे, और समन ट्रायल पर बात आ रही थी कि परिवादी अगर सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर हाजिर नहीं होता तब स्थिति क्या बनेगी, और हाजिर ना होने के कई कारण हो सकते हैं। हाजिर ना होना उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर हो सकता है, हाजिर ना होना उसकी विवशता ये हो सकती है, और दुनिया में वो बचा ही नहीं है तो भी हाजिर नहीं होगा। तो हाजिर ना होना और उसकी मृत्यु ये दो अलग अलग बातें, लेकिन दोनों ही दशाओं में ट्रायल कम से कम कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बार भी हाजिर नहीं है, अगली बार भी हाजिर नहीं है, उससे अगली बार भी हाजिर नहीं है। तब जो न हाजिर होने के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए वो उस दशा में दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, जबकि पिछली बार भी हाजिर था, उससे पहले भी हाजिर था, आज हाजिर नहीं। ठीक है, हाजिर न होने की स्थिति इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो पूर्ववर्ती इतिहास है उसको ध्यान में रखकर हाजिर न होने के प्रति भिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाने की अपेक्षा एक युक्ति संगत मनुष्य कर सकता है, और इस अपेक्षा को करने में समर्थ बनाना यही प्रक्रिया की विधि का उद्देश्य है। प्रक्रिया क्यों बनती है? प्रक्रिया बनती है इसलिए कि काम बिल्कुल ठीक ढंग से किया जा सके, और काम ठीक ढंग से तभी किया जा सकता है जबकि वो क्यों हाजिर नहीं है इस विषय पर निर्णय लिया जाए। अब मुश्किल ये है कि वो हाजिर है ही नहीं, तो उसके पक्ष को ध्यान में रखते हुए उसके हाजिर न होने के प्रति कोई निर्णय आखिर कैसे किया जाए। वो तो हाजिर नहीं है, तो अपने हाजिर न होने के प्रति कोई स्पष्टीकरण वो तो नहीं दे पाएगा, और हमें यहां बैठे बैठे किसी अन्य व्यक्ति के मन में प्रवेश करके जो यहां नहीं है, इवन यहां हो भी तो भी उसके मन में प्रवेश की कोई कला हमें नहीं आती है, और उस दशा में जबकि वो यहां आई नहीं, तब उसके पक्ष का अनुमान लगा पाना ये कम से कम हमारे बस की बात नहीं है, ये किसी के भी बस की बात नहीं है। और ऐसी दशाओं में भी प्रक्रिया एक समुचित प्रक्रिया का उल्लेख कर दे, यही प्रक्रिया के संपूर्ण होने का प्रमाण है। इसके अलावा प्रक्रिया के संपूर्ण होने का कोई और प्रमाण हो भी नहीं सकता। इसलिए यहां न्यायालय को शक्ति संपन्न बनाया है, और न्यायालय को यह ताकत दी, ठीक है, कि वो परिवादी के हाजिर न होने के प्रति दोनों प्रकार के दृष्टिकोण अपना सके, उसका हाजिर न होना ओवरलुक कर सके, और मामले को अग्रिम दिनांक के लिए सुनवाई है तो नियत कर दे, और या फिर मामले को समाप्त करने का निर्णय ये भी ले ले। क्योंकि न्यायालय की भूमिका किसी भी विचारणा में कैसी है? सत्य के अन्वेषण की है, और एडवोकेट की भूमिका ये किसी भी विचारणा में क्या है? तथ्य के अन्वेषण की है, और सत्य का अन्वेषण अधिवक्ता नहीं करता। ये बिल्कुल गलत बात है कि अधिवक्ता सत्य का अन्वेषण करता है, नहीं करता और न कर सकता है। दोनों बातें, करता भी नहीं और कर सकता भी नहीं। न कर सकने की जो बात है वो क्यों है? इसलिए क्योंकि सत्य का अन्वेषण बेड़ी मुक्त होता है। सत्य किसी के प्रति निष्ठा रखकर खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि जिसके प्रति आप निष्ठा रखेंगे उसका भला करने को आप प्रतिबद्ध हैं, और सत्य जैसा है वैसा ही है। वो अगर आपके प्रति कल्याणकारी नहीं है तो सत्य में कमी नहीं है, आप में है। ठीक है ना?
घी में कोई कमी नहीं है, आपके शरीर में कमी है कि आपको ज्वाइंटिस हो रखा है, इसलिए घी नुकसान दे रहा है। घी में कमी नहीं है। तो यही सिद्धांत यहां लागू होगा। आपकी निष्ठा अपने मुवक्किल के प्रति है, इसलिए हो सकता है कि सत्य आपके विपरीत जाए। दूसरा पक्ष वो भी अपने मुवक्किल के प्रति निष्ठावान है, तो सत्य उसके फेवर में हो सकता है, सत्य आपके फेवर में हो सकता है। लेकिन ये कहने का हक कि सत्य किसके फेवर में है, ये न्यायालय को ही रहता है। और वो इसीलिए क्योंकि सत्य की खोज बेड़ी मुक्त है। सत्य की खोज किसी के प्रति निष्ठा रखकर हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग जब किसी से नौकरी किसी की स्वीकार कर लेते हैं, किसी की वृत्ति स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर उतने सम्मान के योग्य नहीं बचते। जितने सम्मान के योग्य वे तब होते हैं जब वे स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह रहे होते हैं। यद्यपि व्यक्ति कितना भी स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहे, फिर भी वो नहीं कह सकता जो खालिद सोना है, जो बिल्कुल ठीक है, वो तब भी नहीं कह पाएगा। वो कारण ये है कि मानवीय कमजोरियां ये तो रहेंगी उसमें। भाई मानवीय कमजोरी उसमें न रहे ये तो असंभव है, वो तो रहेगी। और मानवीय कमजोरी क्या है? राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, ये मानवीय दोष है, ये आप में रहेंगे। और राग का अर्थ क्या है? ठीक है, राग को रंग से लिया गया है। आपकी अपनी सोचों का रंग होता है। आप मेरी बात सुनते हैं लेकिन वैसे ही नहीं सुनते जैसे सुननी चाहिए। ठीक है, आपकी सोच उसमें मिल जाती है और आपको वो सुनाई देता है जो आप सुनना चाहते हैं। हमने फिर कहा था, अभी कह रहे थे हम कि भगवान की कथा आप सुनने जरूर जाते हैं, लेकिन क्या भगवान की कथा सुनने जाते हैं? नहीं, आप अपने कुकर्मों के लिए तर्क ढूंढने जाते हैं भगवान की कथा में। क्योंकि भगवान ने जो कुछ जिस दशा में किया, उस भाव स्थिति को उपलब्ध व्यक्ति के द्वारा उस दशा में वही किया जाना उचित था। लेकिन आप उस भाव स्थिति के न होते हुए भी सिर्फ अपने कुकर्मों के लिए तर्क वहां ढूंढने जाते हैं, इसलिए आप सुनने नहीं जाते हैं। तो आपकी अपनी सोचों का जो रंग है वो आपके ऊपर पड़ेगा। यद्यपि पीठासीन अधिकारी भी व्यक्ति ही है, लेकिन चूंकि वो मामले से संबंधित नहीं है, इसलिए उसकी भावनाओं का रंग सत्य को, ठीक है, दूषित करेगा, इसकी संभावना न्यूनतम है। यद्यपि है, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में ये हमें चुनाव करना है। इसलिए उसकी अनुपस्थिति के प्रति निर्णय लेने का हक न्यायालय को दिया गया, क्योंकि सत्य, इसकी खोज बेड़ी मुक्त है। ये कभी निष्ठाओं के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि निष्ठा आप जिसके प्रति रखते हैं आप उसका पक्ष लेंगे, और सत्य अगर उसका विरोधी होगा तो आप उसके पक्ष में निर्णय नहीं करेंगे। इसलिए अधिवक्ता का जो जॉब है वो तथ्यान्वेषी है, और न्यायालय का जो जॉब है वो सत्यान्वेषी है। बाकी अधिवक्ता की प्रास्थिति न्यायालय से कम नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर तथ्य नहीं आएंगे तो सत्य भी नहीं आएगा, ये भी सही है। इसलिए भूमिका दोनों की बराबर है, भूमिकाएं अलग अलग जरूर है, ये सही है। ठीक है ना? तो आप देखेंगे क्या कहता है, यदि परिवार पर सम्मन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन या उसके पश्चातवर्ती किसी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, परिवादी हाजिर नहीं होता है। अब सम्मन जारी कर दिया गया, तो सम्मन तो बहुत दिन पहले जारी किया गया, ठीक है, डेटें बीच में लगी, और मानिए पहली ही डेट पे सम्मन जारी करने के बाद वो गैर हाजिर है, तो कम से कम थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। एक युक्तिसंगत मनुष्य यही ठीक समझेगा। अब अगर आप विरोधी हैं परिवादी के, यानी अभियुक्त हैं, और आपको निर्णय लेने का हक दिया जाए तो आप तो पहली बार में ही उड़ा देंगे। इसलिए आपको हक नहीं है। हक, आपकी दिक्कत यही है कि आप छोटे और बड़े के खांचे में अपनी सोच को बांटकर सोचना प्रारंभ करते हैं, जबकि सब कुछ जरूरत के मुताबिक है। दुनिया में, पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो
एक निश्चित नियति के लिए, एक निश्चित प्रयोजन के लिए अस्तित्व में ना हो, आप उस निश्चित प्रयोजन को, उस निश्चित उद्देश्य को नाम ईश्वर का दे ले, परमात्मा का दे ले, कुछ भी दे ले, वो सब कुछ एक निश्चित प्रयोजन के लिए है। तो यहां इसीलिए आपके हाथ में नहीं है, इसलिए नहीं कि आप छोटे हैं पीठासीन अधिकारी से, आप कर ही नहीं सकते सम्यक निर्णय, ठीक है, इसलिए क्योंकि आपकी निष्ठाएं अपने वकील के प्रति, इसलिए नहीं कर सकते। बाकी कोई आप अक्षम व्यक्ति है नहीं, ऐसा नहीं है। भीष्म खुद में खराब आदमी नहीं है, द्रोणाचार्य खुद में खराब आदमी नहीं है, कर्ण खुद में खराब आदमी नहीं है, उनकी निष्ठाएं दुर्योधन से बंध गई हैं। दिक्कत यहां पर है, इसलिए वो अधर्म के पक्ष में, अन्याय के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि अन्याय क्या है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। अन्याय आपकी भावना के मुताबिक नहीं है, अन्याय तो वो है जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। किसी भी स्त्री के सम्मान के विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए। राजा के दरबार में स्वयं उसके परिवार की स्त्री, उसके साथ इस प्रकार का कृत्य हो रहा, और आप चुपचाप बैठे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी निष्ठाएं, ठीक है, राज सिंहासन के प्रति हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप इतने कुकृत्य को भी मान्यता दे रहे हैं, आप हत्या का प्रयास हो रहा है लाक्षागृह में और आप चुप बैठे हैं, ठीक है, और वो भी करने वाला कौन है, राजा का बेटा, और आप चुप हैं। आप ऐसी अन्यायी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। तो निष्ठाएं इन्होंने इन्हें चुप कर दिया। खुद में आदमी गलत नहीं है, वकील खुद में बहुत मतलब उच्च चरित्र का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने की बात उसे नहीं दी जाएगी। क्यों? वो निष्ठा उसकी अपने वकील के प्रति है। भाई ये निष्ठा जो है ये सत्य की खोज नहीं करने देगी। इसलिए यहां कहा कि हाजिर नहीं होता तो मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थित होने के लिए 30 दिन, पहले 30 दिन नहीं था, वही मजिस्ट्रेट की शक्ति, वही चूंकि व्यक्ति है तो हो सकता मजिस्ट्रेट, यद्यपि उसे युक्ति संगत मनुष्य के तौर पर यह 30 दिन की अवधि न भी लिखी हो, तो भी पूर्ववर्ती इतिहास को देखते हुए परिवादी के कि पूर्व की तिथियों पर स्थिति क्या रही है, और अगर मानिए पहली ही तिथि है सम्मन जारी होने के बाद, तो व्यक्ति को इस पर काम भी हो सकता है, अगली तिथि देता, ठीक है, ये अपेक्षित है, लेकिन जो कुछ अपेक्षित है वो सब कुछ आप कर ही देंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। और पहले ये उल्लिखित नहीं था 30 दिन की अवधि, जो पहले के आप देखेंगे तो पहले ये मेरा ख्याल है 200 कितना रहा होगा, 23 कम कर दो, जितना भी रहा होगा 279, ठीक है, अब 259 रहा था, ठीक है, तो आप देख लेंगे। तो पहले यह अवधि 30 दिन की उल्लिखित नहीं थी, यदि अपेक्षित तब भी यही था, लेकिन वही कि बेंथम कहते हैं कानून को ही इतना स्पष्ट कर दो कि किसी मनमानी की कोई गुंजाइश न बचे, इसलिए उन्होंने अब 30 दिन का समय वो ले आए, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा, जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे। यानी यहां भी 30 दिन की मैंडेटरी, ठीक है, अवधि आ गई है, 30 दिन के लिए तो स्थगित करेगा ही, और परिवादी को हाजिर होने के लिए, ठीक है, आदेशिका जारी करेगा, घर थोड़ा बुलाने जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये सब 30 दिन की अवधि देने के बाद भी अगर मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो, ठीक है, 30 दिन के बाद भी मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य दिन पर स्थगित करना, ठीक है, कर सकेगा 30 दिन के बाद भी, क्योंकि 30 दिन में बुलाने के लिए हम आदेशिका जारी करेंगे और आदेशिका आदमी ही लेकर जाएगा, ठीक है। चलो आप कहेंगे कि सम्मन अब थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप आदि भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भेजे जा सकते हैं, तो आप भेज देंगे। तो पहली बात तो उसका नंबर आपके पास है, दूसरा उसका नंबर बदल नहीं गया है, तीसरा आज भी नंबर उसी के पास चल रहा है, चौथा उसने व्हाट्सएप देखा ही हम ही नहीं देखते। आप जब तक हमें पर्सनल नहीं व्हाट्सएप करोगे हम देखेंगे ही नहीं। हमने आज तक किसी ग्रुप का कोई मैसेज पढ़ा ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो यह भी संभव है
और कई लोग मित्र तो हमारे ऐसे भी हैं, वो ये कहते हैं ना आप हमें व्हाट्सएप करोगे हम देखेंगे ही नहीं, तो देखते ही नहीं। जैसे हमारी अपनी आदत है कि व्हाट्सएप कॉल आपने मिला दी, यदि कोई ऐसी आवश्यकता हमें नहीं दिख रही, जैसे आप हॉस्पिटल में हैं, आप दिखाना चाहते हैं देखो कैसी व्यवस्था है, तब आपने व्हाट्सएप कॉल मिलाई, तब तो हम उठा लेंगे, अदरवाइज हम व्हाट्सएप कॉल उठाएंगे ही नहीं। कारण ये कि अगर तुम इतने ही बड़े ISI के चीफ हो कि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड हम कर लेंगे, तो घर बैठो, हमें तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, हम उठाते ही नहीं। नो, व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल नॉट अलाउड। अगर आप इतने भिखमंगे हैं कि आप कॉल नहीं मिला सकते, या आप ISI के चीफ हैं, तो अपने घर बैठे हैं, अब आपसे बात ही नहीं करते कि हम कतई व्हाट्सएप कॉल नॉट अलाउड। तो ऐसे भी लोग हैं। इसलिए क्या कहा, और अच्छा चलिए छोड़िए, मामले का महत्व ऐसा है, और परिवादी मिल गया अभियुक्त से, ठीक है, लेकिन मामला ऐसा है कि होना चाहिए विचारणा, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो भी मजिस्ट्रेट इसको शक्ति होनी चाहिए 30 दिन की अवधि के बाद भी परिवादी अनुपस्थित रहे तो रहे, ठीक है, फिर भी सुनवाई के लिए हमने अगला दिन नियत कर देंगे, और बुला तो हम तुम्हें लेंगे ही, बुला तो क्या वारंट है हमारे पास, आओगे और बच रहोगे, ठीक है, इतनी व्यवस्था काहे के लिए की गई, बुला तो हम तुम्हें लेंगे ही, लेकिन हम तुम्हारी चालबाजियां नहीं चलने देंगे। तो सम्यक एक व्यवस्था, किसी पक्ष का कोई नुकसान न हो, यही प्रारूपण की कला है, यही ड्राफ्टिंग की आर्ट है, और वो आपको यहां दिखाई देती है कि उन्होंने कहा कि किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे तो 30 दिन का समय देने के पश्चात मामले को खत्म भी किया जा सकता है, ठीक है, पर जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा, भाई दो तरीके से मामला इंस्टीट्यूट होगा, या तो पुलिस रिपोर्ट से, और या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा होगा तो अभियोजन का संचालन परिवादी का अधिवक्ता कर रहा होगा, और पुलिस रिपोर्ट पर होगा तो अभियोजन का संचालन अभियोजन अधिकारी ये कर रहा होगा, ठीक है, या जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्रवाई कर सकता है। यह भी हो सकता है कि हाजिर नहीं, हमें जरूरत है नहीं, जरूरत होगा तो हम बुला ही लेंगे, लेकिन अगर हमें जरूरत नहीं और वो गैर हाजिर है तो क्या, रहने दो, उसके वकील लोग तो हैं, और वकील भी ना हो, हमें लगता है कि कोई आवश्यकता ही नहीं, साक्षियों की परीक्षा होनी, साक्षी उपस्थित है, अभियुक्त की परीक्षा होनी, अभियुक्त उपस्थित है, परीक्षा हमें लेनी है, आरोप की विरचना होनी वो हमें करनी है, आप तो थोड़े ना मतलब है, तो आपका बजाय स्थगित करने के अन्य दिन के लिए कार्रवाई आगे चल भी सकती है। उपधारा 1 के उपबंध जहां तक हो सके उन मामलों को भी लागू होंगे जहां परिवादी के हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु है। आप कहेंगे मृत्यु के बाद वो दोबारा आ तो नहीं जाएगा, तो अगले दिन के लिए स्थगित करना कौन सा बुद्धिमत्ता होगी, क्यों उसके पीड़ित भी तो है, सॉरी पीड़ित कह रहे हैं, उसके विधिक उत्तराधिकारी भी तो है, और अब तो विधिक उत्तराधिकारी भी पीड़ित की परिभाषा में है, भाई 2Y हम लोग पढ़कर आए थे, ठीक है, कि विक्टिम की डेफिनेशन में है वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई ऐसा कृत्य किया गया है जिसे अपराध कहा जाता है, उसके जो विधिक उत्तराधिकारी हैं वो भी पीड़ित माने जाएंगे और वे भी मामले को आगे चलाने का निर्णय ले सकते हैं। चला जब पीड़ित की डेफिनेशन में आ गए और पीड़ित को मामला चलाने का हक है, तो जब विधिक उत्तराधिकारी पीड़ित की डेफिनेशन में आ गए तो आगे चलेगा। तो अगर मृत्यु भी कारण है तो भी मजिस्ट्रेट को यह हक होना चाहिए कि किसी अन्य दिन के लिए सुनवाई स्थगित करना वो ठीक समझे तो कर दे, ठीक है ना। आगे कहता है परिवाद को वापस लेना, विड्रॉल, ठीक है, यानी 259 260, ठीक है, 259 60 तो नहीं होगा, खैर सेक्शन पिछले आप देख लीजिए तो कितना 256 257, ठीक है, तो 256 ये हुआ पिछली सीआरपीसी को, 257 ये वाला कि परिवाद का वापस लेना। कहता है कि यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का यह समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध या जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं वहां उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है, यदि परिवादी की मर्जी नहीं है
तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हो गए, जैसे वहां कचहरी में आते हैं लोग, हम अब नहीं चलाना चाहते। तो हमारा जवाब यही होता है कि बाहर फौरन, तुम होते कौन हो, तुम कौन हो भाई? बोले हम मुकदमा लिखा है, वादी हैं, हो गए, बाहर निकलो। तुम कौन हो? ठीक है, हम शासन के प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार मुकदमा लड़ रही, राज्य सरकार ने हमसे कहा है कि लड़ो, लड़ेंगे हम। तुम कौन हो? तुम नहीं चलाना चाहते, मत चलाओ, हम तुम्हें सम्मन भेज के जब बुलाएं गवाही के लिए तो आना, और फिर जो मन आए तो कहना, और फिर तुमसे निपट लेने के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान है, उनकी हमें जानकारी है, तो बताएंगे तुम चलाना कैसे नहीं चाहते हो। तो घरमानी मनमानी है, तुम नहीं चलाना चाहते, ठीक है, तुम पैसे ले लोगे और समाज की व्यवस्था यूं ही भंग हो जाएगी और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे। ठीक है, तो तुम राजा हो, तुम चलाओगे तो चलेगा और तुम नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। यहां क्या कहा? परिवादी अगर परिवाद वापस लेना चाहता है तो उसे मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करना होगा। ठीक है, कि वो एक या एकाधिक व्यक्तियों जिनके विरुद्ध वो परिवाद वापस लेना चाहता है, उनके विरुद्ध परिवाद वापस लेने का पर्याप्त आधार है, पर्याप्त आधार है, ये उसे संतुष्ट करना होगा मजिस्ट्रेट को। यानी पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला तो वापस होगा ही नहीं, ये भी आ गया। विड्रॉल किसका होगा? कंप्लेंट। ठीक है, द केस हु हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय ए कंप्लेनेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, मीनिंग देयर बाय अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट की बात ही नहीं की है, और इसीलिए ये चीजें दिखेंगी कब? जब सजग होकर पढ़ेंगे, जब बेहोशी में पढ़ेंगे, क्योंकि बेहोशी का मतलब सिर्फ इतना होता है, जो है वो दिखता नहीं। आंखें आपकी खुली हैं तो आंखें वो सब नहीं देखती जो दृश्य के तौर पर मौजूद है। आंख में देख सकने की क्षमता है, दृश्य में दिखने की क्षमता है, फिर भी दृष्टा की दृष्टि दृश्य तक सम्यक पहुंच जाए, संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबको, हर कोई एक जैसा ही नजर आता। नहीं, एक जैसा नजर नहीं आता। सबको दुनिया में दृश्य अपने हिसाब से नजर आता है। ठीक है, इसका मतलब और प्रत्येक दृश्य सबको दिख जाए यह भी जरूरी नहीं होता। इसका मतलब यह निकला कि आंख इसमें देखने की क्षमता है, दृश्य में दिखने की क्षमता है, सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है दिख जाने के लिए। फिर क्या जरूरी है? होश, ये जरूरी है। जब होश पूर्वक आप चीजों को देखते हैं तब वे दिखाई देती हैं, और होश में एक कृत्य समाहित है, आप निष्क्रिय होकर नहीं देख सकते। तो बेहोशी इसी का नाम है। जब चीजें होने के बाद भी आपको नहीं दिखती या ठीक वैसी नहीं दिखती जैसी दिखनी चाहिए, तो फिर यह कहा जाता है आप बेहोश हैं। बेहोशी का मतलब आपके जागने या सोने से नहीं है। बेहोशी एक अवस्था है जिस अवस्था में आप खुली आंखों से भी हो सकते हैं, और इस बेहोशी का कारण सिर्फ शराब हो ऐसा भी नहीं। इसलिए वो शराबी फिल्म में गाना है ना कि किसी को जाने किसका नशा हो, जाने किसको किसका नशा। ठीक है, क्योंकि कोई भी मनोभाव, कोई भी स्थिति अगर आपकी आंखों को ऐसा बना रही है जो वो नहीं देख पा रही हैं आंखें जो है, तो फिर आप बेहोश हैं। तो बेर में अगर कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब बेहोशी से पढ़ा जा रहा है। क्योंकि होश से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं दिखाई देगा। कहता परिवादी परिवाद को कब वापस ले सकता है, तो इसका मतलब ये पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट मामला वापस नहीं हो सकता। यहां हो नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। अगर हो भी सकता है तो कहीं और है उसकी व्यवस्था। जो पूर्व की धारा थी 321, पहुंचेंगे हम लोग जो वहां तो देख लेंगे।
लेकिन यहां नहीं हो सकता वापस, ये सेक्शन उसके लिए नहीं है। यहां तो परिवाद पर, ठीक है, मामला होना चाहिए और कैसा संबंध मामला होना चाहिए, वारंट भी नहीं, ठीक है। और परिवाद पर संस्थित हुआ है, संबंध मामला है, इसके बाद भी आप खुद ही ले लो वापस, नो नहीं, क्योंकि अपराध कितना भी छोटा हो, हमने कहा ना, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में लिखा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की अशांति, किसी भी हिस्से की अशांति, दुनिया के किसी भी हिस्से की शांति के लिए कभी भी खतरा बन जाएगी। तुम बता, तो जम्मू कश्मीर से में क्या मतलब हो रहा होगा वहां? वो लिखना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की अशांति, दुनिया के किसी भी हिस्से की शांति के लिए कभी भी खतरा बन जाएगी, वो ये कह रहे हैं। अब तुम बुद्धिमान हो या वो, इसका अनुमान खुदा ही लगा लो, ठीक है। आप आराम से बताते कि जम्मू कश्मीर हो रहा होगा, हमसे क्या मतलब। जिस दिन कोरोना का पहला केस चीन में आया था, तो चीन से हमारे घर की दूरी कम से कम कुछ नहीं होगी तो 4000 किलोमीटर तो आराम से ही होगी। और 4000 किलोमीटर की यात्रा उस वायरस को तय करने में सिर्फ 2 महीने लगे थे, जो वायरस खुद चल भी नहीं सकता था, ठीक है, जो वायरस खुद चल भी नहीं सकता था, और डायरेक्ट चीन से हमारे मोहल्ले में कोई आया भी नहीं था कि जो सीधे बीजिंग से उड़ा होता हमारे मोहल्ले में आया होता, ऐसा भी नहीं हुआ था, ठीक है। और तो सिर्फ 2 महीने बाद वो हमारे घर की गली में जो आप घुसते तो पहले घर में मौजूद था, सिर्फ 2 महीने लगे थे, ठीक है ना। तो चीजें उतनी वैसी नहीं है जैसे आप मान के चलते हैं, ठीक है। यहां कहता परिवाद, मजिस्ट्रेट का समाधान करें, ठीक है, संबंध मामला है, परिवार पर संस्थित है, छोटा मामला है, लेकिन कभी भी ये बड़े मामले में बन जाएगा, बड़ा मामला परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए इसके कर्ता को भी अगर दंडित होना चाहिए तो होना चाहिए। और दंडित होना चाहिए या नहीं, इस विषय पर आप ही निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी निष्ठा ये सत्य के अन्वेषण में बाधक हो जाएगी। इसलिए का मजिस्ट्रेट, उसका समाधान आपको करना होगा, और अगर उसका समाधान आप कर देंगे और ये तय पाएगा वो कि नहीं ठीक है, संबंध मामला है, परिवार पर संस्थित है, लेकिन वापस लेने में कोई बुराई नहीं, तो फिर हो सकेगा, वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कहता है पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उसे परिवार वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा। यानी तुमने उसका समाधान कर भी दिया तो भी जरूरी नहीं, मुकर समाधान कर दिया तुमने तो क्या, चलो निपट लेंगे। जिस तुमने समाधान कर दिया कि साहब अगर हम चलाए भी तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इतना साक्ष्य हमारे पास नहीं है, तो वो निर्णय ले सकता कि नहीं है तो चलने दो, छूट ही जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। अगर हम तुम्हें वापस लेने को अनुज्ञा दे दें तो समाज में एक संदेश मूर्खों के बीच ये भी हो सकता है कि वो तो बड़े आदमी थे इसलिए वापस हो गया, तो इस संदेश को काहे आने दोगे, ठीक है ना। तो समाधान भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी दे सकेगा, ये शब्द हैं, ठीक है। प्रक्रिया कितनी शान के साथ बनाई गई, कितनी बढ़िया ढंग से बनाई गई, और ये तभी समझ में आता है जब प्रक्रिया के एक एक शब्द को पढ़ा जाए, उसे एक एक शब्द पर सोचा जाए, एक एक शब्द पर बात की जाए, उसे होश के साथ पढ़ा जाए, ध्यान से पढ़ा जाए, तो फिर उसकी खूबसूरती दिखाई देती है, ठीक है। और फिर लगता है कि नहीं, प्रारूपण करने वाले भी गजब करते हैं, और फिर अपनी बुद्धि चलाने का मन नहीं होता, फिर आपकी इस ढंग की बेवकूफी की बातें नहीं चलती। जैसे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग करते हैं, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो बच्चा होता है वो दानी पालकी वाला से भी कुछ ज्यादा कानून जानता है, ठीक है। और ईमानदारी उसमें, अब कोई ऐसा करेक्टर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा जिससे उसकी ईमानदारी की तुलना में कर सकूं, ठीक है। और कुछ नहीं, और न्यायतन चोर साबित होता है थोड़े दिन बाद, ठीक है। ये है आदमी का, तो लेकिन उसे ठीक से पढ़ा जाए तो फिर आपके मन में ये जो सवाल उठते हैं कि ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे, ये सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है। पता लग जाता है कि कानून बनाने वाले बहुत वहां से सोच रहे हैं जहां पर तुम्हारी सोचें खत्म हो जाती हैं, वहां से कानून के लोग सोचना शुरू करते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। आपका कहता है आगे भी उसने बताया, और तब उस अभियुक्त को
जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है, दोष मुक्त कर देगा। नहीं, चार्ज फ्रेम हुआ नहीं हुआ, चार्ज तो हो गए नहीं संबंध मामले में, लेकिन अभियोग का सारांश बताया गया नहीं बताया गया, सबसे कोई मतलब नहीं, दोष मुक्त कर देगा। यह भी खूब पूछा जाता प्री में कि तब दोष मुक्त होगा या उन्मोचन होगा, क्या होगा, ठीक है ना, तब दोष मुक्त कर देगा। ठीक है, अच्छा आगे कहता है कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। अच्छा, मामला कौन सा आधार पर्याप्त समझा जाएगा, उतना लिखा ना, मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है तो मजिस्ट्रेट का कि परिवार वापस ले, ये पर्याप्त आधार मौजूद है, तो कौन सा आधार पर्याप्त कहा जाए। इस विषय पर केस लॉज में कुछ बताया गया हो तो बताया गया होगा, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस विषय को यहां पर स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा आधार पर्याप्त माना जाएगा। मीनिंग देयर बाय ये तो केस लॉ में ही मिलेगा, और या फिर अभी तक अगर इस विषय पर कोई परिवार वापस लेने की अनुज्ञा नहीं मिली होगी तो तुम जब भेजोगे तब कानून लेट डाउन होकर आएगा कि कौन सा आधार पर्याप्त है और कौन सा आधार पर्याप्त नहीं है। फिर भी एक्सक्लूसिवली इसको तय नहीं किया जा सकता कि इतने आधार पर्याप्त होंगे, और आपकी दिक्कत यही है, आप हर मामले को बहुत जल्दी समझ लेना चाहते हैं। आप धर्म ग्रंथ पढ़िए तो उनमें ईश्वर के लिए ईश्वर शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, ईश्वर के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग भी नहीं है। उसमें क्या वो ऐसे बात करते हैं कि उसका जो प्रिय है, ठीक है, ईश्वर के लिए कभी ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करते, कहते उसका जो प्रिय है, ठीक है। तो इसमें भी एक युक्ति संगतता है, क्योंकि ईश्वर जैसे ही कहा वैसे ही आपके मन में यह फीलिंग आने लगती है। जरा अपने मन को टटोलिएगा, आपके मन में फीलिंग फट से आती है कि समझ गए बात, जबकि ईश्वर को समझा नहीं जा सकता। जो तुम्हारी समझ में आ जाएगा वो ईश्वर कैसे होगा। ईश्वर तो असीम है, और जो असीम का मतलब असीम होता है। असीम के मतलब ये नहीं होते कि बड़ी सीमाओं से घिरा हुआ स्थान, ये नहीं है असीम का मतलब। सीमाएं कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर सीमाएं हैं तो वो असीम हो ही नहीं सकता, और जो असीम है वो तुम्हारी समझ में कैसे आ जाएगा। इसलिए धर्म ग्रंथ उसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, आप कभी पढ़ें धर्म ग्रंथ, यही लिखा होता है कि उसका जो प्रिय है, ईश्वर नहीं कहते हैं, क्योंकि ईश्वर से आपके मन में गलतफहमी पैदा होती है। ईश्वर भाषा में उसको कहा जाता है ऐश्वर्यशाली जो है, उसे ईश्वर कहते हैं। इसलिए सम्राट को ईश्वर के समतुल्य बताया गया, क्योंकि आपकी जो भाषा है उसमें सम्राट ऐश्वर्यशाली है। ठीक है, आप व्यक्ति को महान धन से समझते हैं, इसलिए ईश्वर को समझ मतलब उसे ईश्वर को समझाने के लिए या उसे समझाने के लिए ईश्वर प्रतीक का इस्तेमाल कर लिया गया। जैसे आपने सोना कभी नहीं देखा तो हम सोना कैसे बताएं आपको, तो ये कहा जाए, मानी पीतल आपने देखा है तो हम ये कह देंगे कि सोना उसी रंग का होता है जैसा पीतल होता है, बस चमक उसमें पीतल से ज्यादा होती है। ऐसे ही तो बताएंगे, और कैसे बताएंगे। जो आपने जाना ही नहीं उसे आपको कैसे बताया जाए, किसी प्रतीक से ही तो बताया जाएगा। और प्रतीक हम नहीं चुनेंगे, हम आपकी समझ के मुताबिक चुनेंगे, ठीक है ना, जिसे आप समझ सकें। ठीक है, उसी को तो हम प्रतीक के रूप में चुनेंगे। हमने जिसे समझा तो फिर तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, तो प्रतीक आपकी समझ का इस्तेमाल किया गया कि सम्राट को आपने देखा है और सम्राट ऐश्वर्यशाली है, इसलिए कहा कि ईश्वर, ये कह दिया, लेकिन कहना ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। तो आपका कहता है कुछ कि दोष मुक्त करने के जो आधार होंगे वो उनकी कोई इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, कि कोई इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। बताए जाएंगे कि इस पर भी दोष मुक्त हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इंक्लूसिव लिस्ट उसकी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, इंक्लूसिव तैयार करने में खतरा है। हालांकि आप चाहते यही सब कुछ इंक्लूसिव हो जाए, लेकिन इंक्लूसिव हो नहीं सकता। हमने इंक्लूसिव तैयार कर दी कि ये आधार है, उसके बाद कोई और आधार आ गया जो न्याय संगत हुआ आज से 100 साल बाद। क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है, जो आज न्याय संगत नहीं कल न्याय संगत होगा। ठीक है, जो कल न्याय संगत नहीं था वो आज न्याय संगत है। तो इंक्लूसिव कैसे हो सकता है। तो हालांकि आपकी कोशिश हमेशा यही रहती है, जैसे आप कहते हैं इंपॉर्टेंट बता दीजिए, क्यों बता दीजिए, काय बता दीजिए, पूरा पढ़िए
आपकी कोशिश हमेशा यही होती कि कुछ सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्टेड मिल जाए और उससे बेड़ा पार हो जाए, लेकिन सेलेक्टेड से जिंदगी चलती नहीं। जिंदगी असीम है और उसे उसी ढंग से जीना पड़ता है, ठीक है। तो आगे कहता है कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति, ये भी कुछ मामलों में है। अब किन मामलों में, ये यहां स्पष्ट नहीं किया गया है। अब इन्हीं विषयों पर केसला होते हैं कि दिस इज द केस इन विच इट वुड बी जस्टिफाइड कि मामले को रोक दिया जाए। यहीं पर केसला, क्योंकि दिया नहीं है, ठीक है। क्या कहता है, कहता है परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी संबंध मामले में। अब देखिए पुलिस रिपोर्ट पर आ गया, ठीक है, परिवाद से भिन्न किसी, ठीक है, कहता परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी संबंध मामले में। अब यही प्री में पूछे जाते हैं कि यह किसमें शक्ति प्रयोग होगी, वापस लेने वाली, ठीक है। तो कहता परिवाद पर संस्थित मामला, ठीक है। आपका परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु, यानी अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है तो हाजिर न होने या, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तो स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है, ठीक है ना। और आपका जब रोका जा रहा है तो पुलिस रिपोर्ट उसका मामला है, परिवाद वाला मामला नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना होता है, और ये चीजें दिखती तब हैं जब आप होश से पढ़ रहे हैं, बेहोशी से नहीं, ठीक है। तो कहता है परिवार से भिन्न आधार पर संस्थित किसी संबंध मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी सारे लोग नहीं, कार्रवाई रोकने की शक्ति का प्रयोग हर मजिस्ट्रेट कर सके नहीं, ठीक है। कहता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी अगर सीजेएम की मंजूरी हो तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कर पाएगा, तब कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्य में फर्स्ट क्लास भी आ गया और सेकंड क्लास भी आ गया। और जब फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को तो अनुमति पहले ही है, तो सीजेएम की अनुमति से सेकंड क्लास ही अभिप्रेत है, यह भी तय हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका कहता है अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में, किसी भी, यानी बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है। और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती हैं, वहां दोष मुक्ति, ठीक है, और अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है, और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा, यानी कार्यवाही अगर रोकी गई है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भले ही हो गई हो, लेकिन अगर मुख्य साक्षियों की परीक्षा नहीं हुई है तो उन्मोचन ही होगा, ठीक है। यह भी डिफरेंस है अन्य जगहों से, क्योंकि अन्य जगहों पर अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गई तो दोष मुक्ति होगी, ठीक है ना, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुआ तो डिस्चार्ज होगा। लेकिन यहां उलट स्थिति है कि मामला रोका गया है, तो अगर मुख्य साक्षियों की परीक्षा हो चुकी है, और मुख्य साक्षियों की परीक्षा तभी हो पाएगी जबकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यानी अभियोग का सारांश बता दिया गया है, ठीक है ना। तो दोष मुक्ति अगर मुख्य साक्षियों की परीक्षा हो गई, और नहीं हुई तो अभियोग का सारांश भले ही बता दिया गया, मीनिंग देयर बाय प्रकारांतर से भले ही चार्ज बन गया है, तो भी उन्मोचन ही प्रभाव होगा, ठीक है ना, क्योंकि संबंध मामले में भी चार्ज फ्रेम करना अनावश्यक है, ठीक है, यही तो लिखा है, आवश्यक नहीं होगा, लेकिन जिस ढंग से चार्ज फ्रेम होता है उस ढंग से कर भी सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका ये स्थिति रहेगी। अच्छा, फिर क्या कहता है, संबंध मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। संबंध मामले के रूप में हमने मामले को विचारित क्यों किया था, इसलिए क्योंकि मामला छोटा था, यानी प्रभाव के दृष्टिकोण से या अन्य कंसीडरेशंस को जब हम विचार में ले रहे थे तो वो मामला छोटा लग रहा था, इसलिए हमने उस ढंग की बात की थी। लेकिन मामला कितना भी छोटा हो, अगर उसका प्रभाव गंभीर है तो अभियुक्त को सारे अवसर जितने बचाव के उपलब्ध हो सकते हैं, भले ही ट्रायल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, देने ही होंगे। अभियुक्त पर पड़ने वाले प्रभाव को भी हमें देखना है, क्योंकि वो भी
एक कंसिडरेशन है इसके लिए कि हम विस्तार पूर्वक विचार करें मामले पर या समरली निपटा दें। अब मानिए कोई डीएम साहब हैं, अगर 1 साल की भी सजा हो गई तो नौकरी चली जाएगी उनकी, ठीक है, घर वाले भीख मांगेंगे, तो गंभीर परिणाम हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि संबंध मामले की तरह उसे निपटा के रख दें, ठीक है, फिर चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, डिस्चार्ज सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। फिर जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय, ठीक है, सभी प्रकार की मनोभावनाओं से मुक्त होकर किया जाने वाला कृत्य है, ठीक है ना। अरस्तु ने यही डेफिनेशन दी थी, हालांकि उसने कानून को परिभाषित किया था। उसने कहा था कानून क्या, विधि क्या है, समस्त प्रकार के आवेगों से मुक्त विवेक है, समस्त प्रकार के आवेगों से मुक्त विवेक है। आवेग कौन से हैं आपके? क्रोध आवेग है, ठीक है, लोभ आवेग है, मोह आवेग है, ठीक है, ये आवेग हैं, इन सब से मुक्त विवेक है। जब आप विवेक का प्रयोग करें किसी घटना के प्रति, विवेक का मतलब अंतर्दृष्टि, आपकी समझ जो ईश्वर ने आपको दी है, उसका प्रयोग जब आप किसी घटना या व्यक्ति, विचार, परिस्थिति, इसके संबंध में करें, तो समस्त आवेगों से मुक्त होकर जो कुछ आपको सोचना चाहिए, जब आप वो सोचते हैं तो आपने एज पर लॉ सोचा है, एज पर कानून सोचा है, ये कहा जाता है, ठीक है ना। क्या है कानून? समस्त प्रकार के आवेगों से मुक्त विवेक है। आवेग, जैसे आपको लगता है मोह, इसका क्या मतलब होता है? मोह का मतलब होता है जब आपको यह फीलिंग आनी शुरू होती है कि हम अमुक व्यक्ति के बिना रह ही नहीं सकते, तब आप उस व्यक्ति के मोह में पड़े हुए हैं, यह कहा जाता है। और जैसे लोग कह देते हैं ना, प्रेम अंधा होता, प्रेम अंधा नहीं होता, मोह अंधा होता है, ठीक है, मोह अंधा होता है। और ये जो दुनियावी प्रेम आप देखते हैं, इसमें मोह होता है, प्रेम नहीं होता है, ठीक है। प्रेम कहां होता है? प्रेम तो परम स्वतंत्रता है। आप ये जान जाते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए, भगवान काफी है, ठीक है, सिर्फ उसी की दया से हम जीवित रह सकते हैं। वो अगर जीवित रखेगा तो हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जिस दिन अनुभव हो जाता है, ठीक है, उस दिन उस ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम से आप भर उठते हैं, ठीक है ना। ये तो मोह है, जब आप ये कहते हैं कि अमुक के बिना हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। और ये अंधापन है वाकई, क्योंकि अंधापन क्या है? अपने में दिखाई ना देना जो है। और यही है कि आप सिर्फ ईश्वर की कृपा से जीवित रह सकते हैं। सिर्फ आप ये बताओ, आपके माँ बाप तो 25 साल तक आपका साथ देते हैं, जानवरों के बच्चे देखो, इधर पैदा हुए और उधर उन्हें छोड़ा, और तुमसे ज्यादा फुर्ती के साथ, तुमसे ज्यादा स्वास्थ्य के साथ, भाई उनकी काया तुमसे ज्यादा निरोगी है, वो तुमसे ज्यादा फिट हैं। मरते समय भी जब बूढ़ा शेर दिखाई जाए तो वो भी तुमसे बहुत फिट है, तुमसे तेज दौड़ लेता, तुमसे तेज भी बूढ़ा है, ठीक है। तो ईश्वर की कृपा के सहारे जो जी रहा है वो ज्यादा फिट है, लेकिन आप इस तथ्य को नहीं देख पा रहे, इसलिए आप अंधे कहे जाएंगे। और इस तथ्य को क्यों नहीं देख पा रहे? इस भावना के कारण कि इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे, इस भावना के कारण आप इस तथ्य को नहीं देख पा रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है मोह अंधा होता है, और वो आपने उसको नाम अपने हिसाब से दे दिया क्योंकि आप मूर्ख ही हैं। तो अरस्तु कहता है समस्त आवेगों से मुक्त विवेक है, किसमें तो कोई आवेग नहीं है, एकदम खालिद सोना जिसे बोले वो है, ठीक है ना। तो यहां कहता है संबंध मामलों में संबंध मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने के न्यायालय की शक्ति, अगर ये शक्ति हम नहीं देखेंगे तो हम देखेंगे कि अभियुक्त के साथ अन्याय भी हो सकता है। आप संबंध मामले की तरह विचारित कर रहे हैं एक मामले को, उसे कम सुरक्षाएं आप दे रहे हो, और जो परिणाम होंगे वो बेहद गंभीर हैं। अगर ये स्थिति है तो फिर मामले को वारंट मामलों में संपरिवर्तित किया जाएगा और पूरी सुरक्षा के साथ अभियुक्त को विचारित किया जाएगा। क्या कहता है?
जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित संबंध मामले के विचारण के दौरान जो 6 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। यहीं पर बनता है सवाल कि कौन से संबंध मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित किया जाएगा। तो कहता है कि जो 6 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। सारे संबंध मामलों को नहीं, खाली जुर्माने से दंडनीय है, खाली 2-4 दिन के कारावास से दंडनीय नहीं। ठीक है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचार, न्याय के हित में उसे कब प्रतीत होना चाहिए, इस विषय पर कोई मार्गदर्शन सेक्शन में नहीं है। इसका मतलब यहां पर केस लॉ काम आएंगे कि इन विच सिचुएशन ही शुड, ठीक है, थिंक इन सच ए वे दैट इट विल बी एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, दैट ही शुड ट्राई द स्पेसिफिक दैट पर्टिकुलर सम्मन केस एज अ वारंट केस। ठीक है ना। तो कहता है कि विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। यानी ये तो वो मामले में निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी कर पाएगा। तो अगर साक्ष्यों परीक्षा, तो बिल्कुल शुरुआत से फिर से शुरुआत हो सकती है ये संबंध मामलों का विचारण। अब बात शुरू होगी संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, समरी ट्रायल। ये और भी समराइज हो जाएगा, नाम ही है उसका संक्षिप्त विचारण। तो सबसे पहला सवाल उठेगा संक्षिप्त विचारण किन अपराधों का, दूसरा सवाल उठेगा किसके द्वारा, और तीसरा सवाल उठेगा कि संक्षिप्त विचारण यदि आपने किया है तो आपने किया है ना। जब आपने प्रोसीजर में उपलब्ध सुरक्षाओं को कम किया है तो फिर आपको डेफिनेटली इस शक्ति का प्रयोग निर्द्वंद होकर नहीं करना चाहिए। आप पर भी प्रतिबंध होने चाहिए कि संक्षिप्त विचारण यदि आप करने का निर्णय ले रहे हैं तो फिर जो दायित्व विचारण से पैदा होगा उसका विस्तार भी उतना नहीं होना चाहिए जितना सामान्य तौर पर विचारण किए जाने पर दायित्व का विस्तार हो सकता है। ये होना नहीं चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है। ठीक है ना। और जब इस ढंग से आप प्रोसीजर पढ़ते हैं तो सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं बचती। भाई संक्षिप्त विचारण क्यों करेंगे आप? संबंध मामला है, संबंध मामले के लिए विचारण की प्रक्रिया दी गई। इवन यहां तक कहा गया वारंट मामलों के रूप में भी आप विचारित कर सकते हैं। फिर संक्षिप्त विचारण भी दिया तो अपेक्षित क्या लगता है? सारी परिस्थिति पर सोचिए, युक्ति संगत क्या लगता है? युक्ति संगत यह लगता है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया एक तो जनरली नहीं अपनाई जानी चाहिए। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं मामलों में अपनाई जानी चाहिए जहां आपको अपने में यह लगे कि अगर हम रेगुलर ट्रायल भी चलाए तो भी इस सजा से ज्यादा सजा देना उचित नहीं होगा इस मामले में, जब आपको स्वयं ये लगे। और फिर भी संक्षिप्त विचारण एक्सपीरियंस्ड लोगों द्वारा चलाया जाए, ठीक है ना, यही युक्ति संगत लगता है। तो जो युक्ति संगत लगता है बस वही है, ठीक है। इसीलिए हम कहा करते हैं कि केस लग क्या जरूरत, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज वो भी तो व्याख्या ही कर रहे हैं, हम व्याख्या नहीं कर सकते, हम भी तो कर सकते हैं। या तो हम ये मानेंगे हम सुप्रीम कोर्ट कभी जा ही नहीं सकते इसलिए हम केस लॉ के विरोधी हैं, हम न देते हैं। हाँ, कोई स्पेसिफिक जैसे ठीक है आधार दिए ही नहीं तो कौन से आधार होने चाहिए इस विषय पर मार्गदर्शन ठीक है, अहंकार कोई नहीं। लेकिन हर विषय पर केस लॉ ये भी नहीं, हर विषय पर केस लॉ की मांग ये मूर्खता है। जब सेक्शन स्वयं में स्पष्ट है आपको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जहां अस्पष्टता है वहां अहंकार भी नहीं, दूसरे से मदद भी लेंगे, बात भी करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई नाक का सवाल थोड़ी है, जरूरत का सवाल है, ठीक है। तो यहां क्या कहता है, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, और इन सारी बातों का ध्यान आप देखेंगे तो सेक्शंस में रखा गया है। क्या कहता है, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, पहले महानगर मजिस्ट्रेट भी यहां लिखा हुआ था, अब महानगर मजिस्ट्रेट नहीं है क्योंकि महानगर मजिस्ट्रेट खत्म कर दिया।
जब से ये ब्रॉड स्तर पर संशोधन आया तो पहले यहां पर महानगर मजिस्ट्रेट भी था। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम, ये सबसे सीनियर आदमी है मजिस्ट्रेसी में, ठीक है ना, और यहां पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत शामिल नहीं माने जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा विचार यह है कि यहां पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसमें शामिल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई और प्रतिबंध लगाए गए हैं। और जो प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य है, आशय है विधायी, यदि कहीं आपको केस लॉ में मिल जाए तो आप मान लीजिएगा, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक हमें ऐसा लगता है आपकी मर्जी जो हो इस विषय पर मानिए, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हमें ऐसा लगता है हम अगर बैठे हैं और हमसे पूछा जाएगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यहां शामिल माने जाए, तो हम यही लिखेंगे नहीं माने जाने चाहिए, क्योंकि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एक्सपीरियंस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से तो कम है ही, ठीक है ना। और सेक्शन जिसे ताकत देना चाहता है, ठीक है, वो यहां इस सेक्शन में एक्सपीरियंस को ताकत देना चाहता है। तो जो विधायी मंशा है, जो विधायी आशय है, वो इस ओर है कि यहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही पढ़ा जाए, उसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल करके न पढ़ा जाए। हम आप पर कोई जोर नहीं दे रहे, हमने अपना व्यू रखा है, ठीक है। तो कहता कि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तो वह निम्नलिखित सब अपराधों का उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। यानी यहां जो लिस्ट दी गई है, संक्षिप्त विचारण सिर्फ इन्हीं का होगा, पहली बात। लेकिन इनका भी होगा, यह भी मजिस्ट्रेट की अपनी विचार की शक्ति पर निर्भर कर दिया। जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ किया ही नहीं जाएगा, ठीक है। जो कुछ हो सकता है वो यदि युक्ति संगत होगा तो किया जाएगा। मामले में संक्षिप्त विचारण हो सकता है तो हम कर ही थोड़ी देंगे, उसने कहा कर सकता है, ठीक है। तो कर सकता है मीनिंग भाई कर सकता है, चाहे तो कर सकता है, और चाहे कब कर सकता है, जब इस लिस्ट में आए मामला और वो ये उचित भी माने कि कर देना चाहिए तो करेगा, क्योंकि संक्षिप्त विचारण निश्चित तौर पर अभियुक्त के अधिकारों में कटौती ला रहा है और अभियुक्त को उपलब्ध सुरक्षाओं में कटौती कर रहा है। इसलिए किया जा सकता है और आप करेंगे, यह बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किया जा सकता है और किया जाना न्याय संगत है, तब बात अलग हो गई, ठीक है ना। तो हमें समझना होगा कि जो लिखा है उसका क्या अर्थ निकल सकता है। आप देखें, कहता कि तो वह निम्नलिखित सब अपराधों में से, सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। आप जब इस लिस्ट को पढ़ेंगे तो इसमें सम्मन मामले भी हैं और वारंट मामले भी हैं, इसलिए यह कहना कि सम्मन मामलों का ही संक्षिप्त विचारण होगा गलत है, ठीक है। सम्मन मामले भी हैं और वारंट मामले भी हैं, दोनों हैं। इसलिए आप वैसे याद नहीं कर सकते जैसे आप याद करना चाहते हैं, कि कैसे भी ऐसे हमें बता दिया जाए मामला निश्चित हो जाए। आप सीमाओं में बंधने के बड़े इच्छुक हैं, आपकी सारी परेशानी इसी बात की है कि आपको सीमाओं का एहसास कराए बिना, ठीक है, कहा जा रहा है कि कूद जाइए इसमें, सब भगवान पर छोड़ दीजिए। आप इंपॉर्टेंट की तलाश में हैं, आप जाने किन किन बातों की तलाश में हैं, नहीं, ठीक है। आप इसी ढंग से सोचने के आदि कि यह कह दिया जाए कैसे भी कि सम्मन मामलों का ही विचारण होगा, नहीं। समरी ट्रायल सम्मन का भी होगा, वारंट का भी होगा, बस केवल सेशन ट्रायल का नहीं होगा, ठीक है। सेशन ट्रायल का नहीं होगा, उसका नहीं दिया, बाकी वारंट का भी होगा और सम्मन मामले का भी होगा, ठीक है। आप देखें क्या कहता है, तो वह निम्नलिखित में सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 2023 की धारा 303 की उपधारा 2 या धारा 305 या धारा 306 के अधीन चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपए से अधिक नहीं है, यानी पहले ये 2,000 था, 20,000 कर दिया।
चोरी वारंट मामला है, ठीक है, सजा उसमें कितनी है, 2 वर्ष से अधिक, चोरी वारंट मामला है, लेकिन इसके बाद भी उसका संक्षिप्त विचारण हो सकेगा, ठीक है ना। कहता भारतीय न्याय संहिता धारा 2023 की धारा 317 के अधीन की उपधारा 2 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना, रखे रहना या जहां इसी संपत्ति का मूल्य 20 पहले ये 411, 413, 414 ये अपराध थे, ठीक है ना। अब ये आ गया है तो ये भी वारंट ट्रायल है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 5 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता करना, ऊपर 311, 312 ये वो पूर्व किसी आईपीसी में ऊपर वाली धाराएं 411, 413 ये सब थी, और ये 414 है व्ययन चुराई गई संपत्ति का, पूर्व की आईपीसी के आधार पर बोलेंगे, ये भी वारंट मामला है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, एक मिनट एक चीज देखनी पड़ जाएगी, 414 शायद ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, देखो ना पूर्व के आईपीसी में, इसलिए मेरी फिर वो बात गलत हो जाएगी कि सेशन ट्रायल का नहीं हो सकता सम्मन ट्रायल, फिर तो ये स्थिति आ जाएगी कि फिर सेशन वारंट, ठीक है, या सम्मन मामला कुछ भी हो, अगर इस लिस्ट में आ गया तो उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा, ठीक है। या आप बाद में देख लेंगे, अगर सेशन ट्रायल मिलता है तो फिर ये सेंटेंस उसकी जगह प्रतिस्थापित आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर कहता भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 331 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के अधीन अपराध, ये 504 और 506 के अपराध थे, ठीक है ना, पहले 504 और 506 के अपराध थे। अच्छा, अब 504 और 506 के जो अपराध थे, पहले उसमें यह लिखा था कि अगर सजा 2 वर्ष तक दी जा सकती है, अपराध 504 या 506 का हुआ, नहीं 331 किसी और चीज पे है। अच्छा, ये तो 504 506 वाला तो 5वां है, ये भारतीय न्याय संहिता धारा 2023 की उपधारा धारा 352 के अधीन लोक शांति भंग कराने की को प्रकोपित कराने के आशय से अपमान, और धारा 351 की उपधारा 2 और 3 के अधीन अपराधी का अभित्रास, 504 506 5 में है, 4 में नहीं है, ठीक है। ट्रेसपास, अच्छा ठीक, अतिचार। तो पहले इन दोनों धाराओं में उपधारा 2 और उपधारा 3 क्या क्या है, क्या हाउस लर्किंग होगी अपराध करने के, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए, हाँ, और ठीक है 331 की 2 और 3 ये था पूर्व में, मेरा ख्याल है 454 रहा होगा और 455 ये रहा होगा, ठीक है ना, 454 या 456 रहा होगा, यानी अतिचार कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए, और रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार, ठीक है, यानी रात में किसी के घर में घुसना, ये पहले था। अब उसकी जगह धारा बदल गई, पहले 504 और 506 ये 2 और 3 के अधीन आपराधिक अभित्रास, 5वां सब सेक्शन। पहले इसमें यह था कि केवल तभी आपराधिक अभित्रास के और वो जो मामले हैं समरी ट्रायल के अंतर्गत आएंगे जबकि सजा 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष से ज्यादा है तो नहीं। 504 में तो 2 वर्ष ही थी, लेकिन 506 में 2 सब सेक्शन थे। 506 वन में शायद 7 वर्ष थी और 506 सब सेक्शन 2 में 2 वर्ष थी। तो लेकिन अब उन्होंने 504 और 506 दोनों को 351 और 352 कर दिया और सजा के आधार पर कोई डिफरेंस खत्म करके इसको समरी ट्रायल के अंतर्गत ले आए। ठीक है। फिर कहता पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण, पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी को करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न अपराध है और ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। ठीक है। इसमें एक सबसेक्शन उन्होंने अच्छा ये सबसेक्शन 2 लिया है, जो पहले सबसेक्शन 1 था उसे अब सबसेक्शन 2 में ले आए हैं। क्या कहा उन्होंने? मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसे सभी या किन्हीं अपराधों में जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए इससे दंडनीय नहीं है का संक्षिप्त विचारणा कर सकेगा। पहले ये 2 साल था, अब 3 साल हो गया।
ठीक है ना, ये कर दिया इन्होंने। और पहले ये सबसेक्शन 1 था, 260 सबसेक्शन 1 था, अब ये 260 सबसेक्शन 2 हो गया। ठीक है, परंतु इस उपधारा के अधीन किसी मामले का संक्षिप्त विचारण करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, उसमें संक्षिप्त विचारण करने का निश्चय कर लिया और आप ये चाहते हैं कि नहीं, उससे संक्षिप्त विचारण करने का निश्चय नहीं करना चाहिए था, तो आप अपील करना चाहें डिसीजन से तो नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं पुनरीक्षण नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं 482 की शक्तियों का प्रयोग नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं कि अंडर आर्टिकल 226 227 नहीं जाओगे, इसका मतलब यह भी नहीं कि 136 में नहीं जाओगे, इसका मतलब, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है, अपील नहीं होगी। सिर्फ इतना ही कहा है, तो जितना कहा है उतना ही नहीं होगा। और एक अंतर क्या कहता है, ऊपर देखें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और यहां क्या कहता है, ऐसे सभी यकीनी अपराधों को, यानी अगर चूंकि सीआरपीसी या बीएनएसएस आईपीसी को किए गए अपराधों के अलावा भी अन्य अपराधों को लागू होती है, तो ऐसे सभी यकीनी अपराधों को, यानी अगर अपराध भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर किसी अन्य विधि के अंतर्गत किए गए, उनका भी संक्षिप्त विचारण हो सकता है यदि उनमें सजा 3 साल से कम प्रोवाइड है। ठीक है ना, उनका भी हो सकता है। आगे कहता है, जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षिप्त किया जाना अवांछनीय है, तो वह मजिस्ट्रेट किन्हीं साक्ष्यों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाएगा और मामले को इस संहिता द्वारा उबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। ये नहीं हो सकता प्रक्रिया में कि उन्होंने कहा एक बार हो गया तो हो गया, ये मूर्खों की बात है। जैसे आप आम जनजीवन में कहा करते ना, मेरी बात नहीं बदलती तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि सिर्फ मूर्खों और मृतकों की बात नहीं बदलती, बाकी परिस्थिति बदलेगी, हम बदलेंगे, मेरी बात बदलेगी। वो बेवकूफ है जो ये कहता है। वही बात है कि ईश्वर ने आपको विवेक इसीलिए दिया कि जीवन जीने के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनमें से कौन सा सिद्धांत इस परिस्थिति में एप्लीकेबल होगा। जैसे सिद्धांत यह भी है कि न भूलेंगे ना माफ करेंगे, और सिद्धांत यह भी है कि भूलो और माफ करो। दोनों सिद्धांत हैं। इन दोनों सिद्धांतों में से जीवन जीने के लिए विद्यमान परिस्थिति में कौन सा सिद्धांत का चुनाव करना चाहिए, इसके लिए ईश्वर ने बुद्धि दी आपको। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो एक बार हो गई लेकिन भविष्य में कभी ना हो, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। तो उन गलतियों को करने वालों को न भूलेंगे और न माफ करेंगे, कभी नहीं। ठीक है, और कुछ सामान्य गलतियां होती हैं, होती रहती हैं, ठीक है, बस यूं ही हो गई हैं, अनजाने में हो गई, उनके लिए सिद्धांत न भूलो और माफ करो। तो इसलिए सिद्धांत यह भी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और सिद्धांत यह भी है कि परिस्थिति बदलेगी तो हम अपनी बात बदल लेंगे। इसलिए यह घोषणा सिर्फ मूर्ख की घोषणा है कि मेरी बात कभी नहीं बदलती, कभी नहीं का कभी नहीं होता है, यानी परिस्थिति कुछ भी हो जाए ये मूर्ख शिरोमणि अपनी बात नहीं बदलेंगे। और इस तरह की घोषणा लोग, हमें तो आश्चर्य होता, बड़ी गर्व के साथ करते हैं, यानी वे अपनी मूर्खता की भी घोषणा बड़े गर्व से करते हैं। तो ऐसा कानून में नहीं होता है। कानून में वो कह रहा है कि एक बार उसने संक्षिप्त विचारण का निर्णय ले लिया, लेकिन अगर अवांछनीय प्रतीत होता है, लगता है कि नहीं होना चाहिए था, गलत कर गए, तो किसी भी क्षण मामले को रेगुलर तरीके से विचारित करने का निर्णय वो कर सकता है। और तब साक्षियों की अगर परीक्षा हो चुकी तो पुनः बुलाएगा, और फिर फ्रॉम द इंसेप्शन फिर से शुरू हो जाएगा मामला, ऐसा रहेगा। ठीक है, परीक्षा तो वह मजिस्ट्रेट किन्हीं साक्ष्यों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाएगा और मामले को इस संहिता द्वारा उबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। इसका मतलब फ्रॉम द इंसेप्शन, क्योंकि इस संहिता द्वारा उबंधित रीति से, इसका मतलब फ्रॉम द इंसेप्शन सुनेगा फिर। ठीक है ना, ये स्थिति रहेगी। यहां तक बात रखेंगे, बाकी कल हम लोग बात करेंगे, देखेंगे हम